Fine. So we'll continue with the properties of the transition elements. So till the last session, we have completed with many of the properties. थोड़ी बहुत properties जो बाकी है, we'll discuss it today. Next one is formation of interstitial compounds. First of all, interstitial compounds वो compounds होते हैं जिसमें between the metals there are some vacant spaces. So those vacant spaces in the crystal of the metal are called interstices. जैसे मान लो consider this is the surface of a metal and these are the metal atoms. तो ये metal atoms के बीच में considering them as spheres, ये जो spaces है, this vacant spaces are called interstices. Now, when these interstices are filled by smaller atoms like hydrogen, carbon, boron, then they form the corresponding compounds called hydrides. जैसे अगर इस गैप्स में हाइड्रोजन फिलअप हो जाते हैं तो हाइड्राइड कंपाउंड बनेंगे, बोरॉन फिल हो जाएगा तो बोराइड्स बनेंगे, कार्बन फिल होगा तो कार्बाइड्स बनेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स इन विच द स्मॉलर एटम्स fill up the interstitial spaces to form interstitial compounds. So that is the property related with the transition metals. ठीक है, अब ये जो interstitial compounds बनते हैं उनकी कुछ properties है which are very important. Firstly, they are hard and good conductors of heat and electricity. तो प्योर मेटल जो होते हैं ना, दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट. अगर मैं आयन के प्योर फॉर्म की बात करूँ ना, तो प्योर आयन जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है. तो कमर्शियल यूज़ में कभी भी प्योर आयन यूज़ नहीं करते हैं, या तो गैल्वेनाइज्ड करते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील अलॉय फॉर्म में करते हैं या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड के फॉर्म में किया जाता है. बिकॉज प्योर फॉर्म में द मेटल्स आर सॉफ्टर एंड कांट बी यूज्ड. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हार्ड होते हैं and they retain the properties of the metal, meaning they are good conductors of heat and electricity. Their chemical properties remain same as that of the parent metal. Their melting points are higher than the pure metals. Obvious सी बात है, अगर pure metal soft है तो इनका melting point low रहेगा. अब जैसे ही उसका hardness बढ़ेगा, melting point भी बढ़ जाएगा. Their densities are less than the parent metal. Now, यहाँ पर जब interstitial spaces fill up हो जाते हैं ना, तो ओवरऑल मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है एंड दे बिकम लेस डेंसर. तो ये एक और एडवांटेज है ऑफ प्रिपेयरिंग द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. द मेटेलिक कार्बाइड्स, जब कार्बन से फिलअप हो जाएगा तो कार्बाइड्स जो बनते हैं आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड. तो कार्बन के केस में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसका हार्डनेस कंपेरेबल है टू द डायमंड. So you can understand how hard these interstitial compounds would be. And hydrides of transition metals are used as powerful reducing agents. Hydride यानी H negative ions जो होते हैं, ये वाले compounds जो बनेंगे, they will be good reducing agents. तो कार्बाइड्स काफी हार्ड होते हैं, हाइड्राइड्स रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. ये दो इनके एप्लीकेशंस हो गए. वैसे ही बोराइड्स बन सकते हैं, नाइट्राइड्स बन सकते हैं, तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. So two important applications which you can remember is tungsten carbide is used for cutting tools. So as I said कि carbide का hardness is comparable to diamond and diamond is used for cutting tools. वैसे ही tungsten का जो carbide है वो इतना hard होता है कि it can be used for cutting tools. And iron carbide is used in the manufacture of steel. तो जो अलॉय है आयन का, उसमें आयन कार्बाइड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टील. ठीक है, सो दीज आर ऑल फैक्चुअल प्रॉपर्टीज, बट अगर समझ के करोगे तो ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में द वेकेंट स्पेसेस आर फिल्ड अप बाय स्मॉल एटम्स ड्यू टू विच द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बिकम हार्ड. तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, दे आर
सिमिलर टू द मेटल्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फिर कार्बाइड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, और हाइड्राइड्स जो है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। खत्म। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। नेक्स्ट, formation of alloys. Now alloys is mixture of two or more metals, and sometimes a small amount of non-metal is also being added for improving the properties of the alloy. ठीक है, तो जनरली alloys is nothing but a mixture of two or more metals. तो आपने कॉमन alloys तो सुना ही रहेगा, brass and bronze. Brass is an alloy of, brass किन दो मेटल से बनता है? Never heard of brass? Zinc and copper. So zinc and I Copper don't and know. zinc. And bronze? Or lead and tin. कॉपर एंड टिन। अब इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक देता हूँ। Oh, ब्रास इज copper and कजिन, tin. ब्रास इज कजिन एंड ब्रॉन्ज इज कटिंग। कटिंग चाहे होता है ना, कटिंग, तो कटिन मतलब कॉपर एंड टिन। ब्रास इज कजिन एंड ब्रॉन्ज इज कटिन। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है। नाउ अलॉयज किसी भी दो मेटल का नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमने मेटल ए लिया, मेटल बी लिया, मिक्स किया और अलॉय बन गया। अलॉय बनने के लिए द atomic radii of the two combining metals should be in a range of 15% difference only. उससे ज्यादा, 15% से ज्यादा का अगर एटॉमिक रेडाई डिफरेंस होगा ना, तो उनमें अलॉय नहीं बन सकता। So, in short, alloys is formed between two metals whose atomic radii is similar, and the difference should be not more than 15%. मतलब एक का रेडाई अगर 100 है तो दूसरे का 85 या 115 तक होगा, चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा का डिफरेंस होगा तो उसमें अलॉय नहीं बन सकता। अब इसका फंडा क्या है? तो जब भी किसी मेटल्स का अलॉय बनता है, तो मान लो कि ये मेरा कॉपर का लेटाइस स्ट्रक्चर है, जिसमें दीज आर द कॉपर एटम्स। अब इसके अंदर जब हम जिंक को ऐड करते हैं टू फॉर्म ब्रास, व्हाट हैपेंस इज, इन द रेशियो they are mixed, some of the copper atoms are replaced by the zinc atoms. Now the replacement will be possible only if the metal atoms का radii is close to either each other. समझा? Yes, sir. अगर दो मेटल्स का एटॉमिक रेडाई क्लोज है तो उनमें रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ लेटाइज स्ट्रक्चर which is modified by adding some other metal, and that metal replaces few of the atoms of the first metal to alter the lattice structure. मतलब जब हमने यहाँ पर जिंक को डाला, मान लो जिंक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जिंक जो है 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट है। यानी फॉर एवरी 2 कॉपर एटम्स जिंक यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग। तो पहले जो कॉपर का प्योर लैटिस स्ट्रक्चर था, अब वो मॉडिफाई हो चुका है, जिसमें कुछ कॉपर एटम जिंक से रिप्लेस हो चुके हैं, और अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट ब्रास। समझा? Yes, sir. So just a very important point to remember, alloys is mixture of two or more metals with some amount of non-metal added to improve the properties. Alloys is formed between two metals only if the difference in their atomic radii is within the range of 15%. 15%, not more than that. इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी दो मेटल के बीच में अलॉयज नहीं बन सकता। Now, the fact that transition metals makes most of the alloys is their atomic radii is very close to each other. So if you remember, scandium to zinc का जब atomic radii हमने देखा था,
तो उनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो इतना ज्यादा नहीं है. डू यू अग्री? लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम टू जिंक का जो एटॉमिक रेडाई हमने ट्रेंड देखा था वैल्यूज के साथ, उसमें ऑब्जर्व करो तो एटॉमिक रेडाई आर क्लोज टू ईच अदर. इसीलिए बहुत सारे अलॉयज जो है ट्रांजिशन मेटल्स के पॉसिबल है. एटॉमिक रेडाई इज क्लोज टू ईच अदर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. So with this, we complete all the properties of transition elements. तो ये पूरा पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग से अभी लिया है, this was all theoretical part and the facts are to be remembered with understanding. समझ के करो तो ये सारी चीजें ध्यान रखने के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, और इसके ऊपर काफी सारे theoretical questions आते हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में. नेक्स्ट अलॉयज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. There are two types of alloys, ferrous and non-ferrous. I'm sure you might have heard about them. Ferrous and non-ferrous. Ferrous alloys have atoms of other elements distributed randomly in atoms of iron in the mixture. Distributed मतलब क्या? आयन का जो प्योर लेटाइस है उसमें कुछ और एटम्स Sure, उसकी sure, जगह ले लेगा. हाँ दक्ष, हेलो. sure. हाँ, I just go to the previous slide. I was copying something. I was copying the previous slide. So, can you just go for a minute? ये अलॉयज वाला ना, ये वाला. Uh, Thank you, sir. Okay, so alloys are classified into two major types, ferrous and non-ferrous. Ferrous alloys have atoms of other elements distributed randomly in atoms of iron in the mixture. As percentage of iron is more, they are termed as ferrous. तो ऐसे अलॉयज जिसमें आयन के अलावा कुछ और एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और आयन का परसेंटेज ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड फेरस अलॉयज. एग्जाम्पल, निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. एंड सारे स्टील्स में 2% कार्बन होता है. एज आई सेड कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स विथ सम अमाउंट ऑफ नॉन मेटल टू improve द प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में कार्बन को ऐड किया जाता है उसके हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए. On the other hand, non-ferrous alloys are formed by mixing alloys of transition metal other than iron. Transition metal other than iron with a non-transition element. The brass, which is an alloy of copper and zinc. Copper and zinc. Ferrous and non-ferrous alloys are of industrial importance. ब्रास को हम नॉन फेरस बोलेंगे बिकॉज उसमें आयन प्रेजेंट नहीं रहता है, और निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील ये सारे फेरस अलॉयज होंगे क्योंकि उसमें आयन ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है. ठीक है, कुछ यूजेस की बात करते हैं. ब्रॉन्ज विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. कटिंग बोला ना, ब्रॉन्ज इज कट इन, इज टफ, strong and corrosion resistant. It is used for making statues, medals and trophies. ठीक है, तो ब्रॉन्ज के ये इंपॉर्टेंट यूजेस है. ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनते हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स बनते हैं, ट्रॉफीज होता है. देन देयर इज कपरा निकल विच इज एन अलॉय ऑफ, नाम से समझता है, कॉपर एंड निकल, यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स ऑफ मरीन शिप्स, बोट्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, मरीन कंडेंसर ट्यूब्स. तो शिप्स के ऊपर क्यूप्रा और कपरा निकल is used for making many of the machinery parts. Stainless steel obviously is used in the construction of the outer fuselage of ultra high speed aircraft. बहुत सारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में स्टेनलेस स्टील्स काफी ज्यादा हद तक यूज होता है बिकॉज इट इज लॉन्ग लास्टिंग, करोजन रेजिस्टेंट Sir, एंड. even in vessels, right? यस डेफिनेटली. पहले अल्यूमिनियम वेसल्स नॉर्मली यूज करते थे. तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो नॉर्मली जो यूटेंसिल्स होते थे वो अल्यूमिनियम के यूज किए जाते थे क्योंकि अल्यूमिनियम भी करोजन रेजिस्टेंट है. बट एक प्रॉब्लम ये था कि अल्यूमिनियम को जब हम वॉशिंग सोडा या फिर कोई भी
लिक्विड वॉश जो होता है यूटेंसिल्स का, उससे जब वॉश करते हैं तो द अल्यूमिनियम कुड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम अल्यूमिनेट, जो कि सल्यूबल होता है एंड इट कैन कॉज सम डैमेज टू द फूड एज वेल एज टू द बॉडी व्हेन वी कंज्यूम देम। ठीक है, इसीलिए द अल्यूमिनियम वेसल्स आर नाउ रिप्लेस्ड बाय स्टेनलेस स्टील विच आर मच सेफर, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। Next, nichrome is an alloy of nickel and chromium in the ratio 80-20, has been developed specifically for gas turbine engines. Titanium alloys withstand stress up to high temperature and are used for high-speed flight, fireproof bulkheads and exhaust shrouds. ठीक है, तो इसमें यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो एटलीस्ट 2 यूजेस आपको इनमें से याद रखना है। ब्रॉन्ज काफी इजी है ध्यान रखने के लिए एंड स्टेनलेस स्टील, दिस यू कैन इजीली रिमेंबर। Now we come to the next and the second section of the chapter, that is compounds of the transition metals. वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स है ट्रांजिशन मेटल्स के, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए हम सिर्फ मैंगनीज का और क्रोमियम का 2 कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। वन इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट and other is K2Cr2O7 which is called potassium dichromate। इसके प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और यूजेस, इन 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब इन 2 कंपाउंड्स के बारे में बहुत कम डिटेल्स दिया हुआ है, तो कुछ एडिशनल डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इज ईजियर। ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट करते जाओ जो मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, potassium permanganate is KMnO4 and इसका एक और कंपाउंड है which needs to be remembered, that is K2MnO4. This is called potassium permanganate. Now the prefix per indicates the element having the highest oxidation state. What was the highest oxidation state of manganese? Yes, manganese का highest oxidation state क्या था? हेलो, +2, highest, +4. highest. +4. ना 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 ना, +7, हाँ, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूछो ना तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन को सोचो कि मैंगनीज इज हैविंग अ कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलेंगे। तो if you see the oxidation states, it will be +2 followed by +3 +4 +5 +6 and +7, correct? So it's Mn2O7, right? Mn2O7 नहीं होता है, वो K2Cr2O7 है। Okay, okay. Okay. मैंगनीज का परमैंगनेट इज KMnO4 एंड उसके सामने एक मैंगनेट होता है विच इज K2MnO4। Okay. ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। तो कोई भी एलिमेंट का जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, तो जनरली दोस कंपाउंड्स आर प्रीफिक्स्ड विद अ वर्ड पर। पर वर्ड कहीं पे भी आप देखो ना, इट विल ऑलवेज इंडिकेट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक फैक्ट है जो आप हमेशा ध्यान रखो। द वर्ड पर फॉर एनी कंपाउंड indicates the highest oxidation state. So as a दूसरा फैक्ट, हाइपो वर्ड कहीं पे भी अगर दिखेगा ना तो इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे आपने पर क्लोरिक एसिड सुना है, Yes, sir. पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है उसमें फॉस्फोरस अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
तो आप नाम से ही समझ सकते हो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है। अब परमैंगनेट में अगर मैं आप ब्रेक डाउन करूं तो द अनायन विच इज obtained will be MnO4 -1. लेकिन मैंगनेट में when I break down the anion will be MnO4 2 minus, राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझता है ना ये। Sir. Now if I get the oxidation state then as per the redox concept Mn का मुझे नहीं पता तो x ले लूंगा। ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन का -8. -8 -8. और इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पीशीज विच इज -1। कैलकुलेट करो तो x will give you the value of +7 and let's do the calculation here. For manganate it will be x minus 8 equal to -6, therefore -2, therefore x will be equal to +6। मतलब KMnO4 has manganese in the +7 oxidation state and K2MnO4 has manganese in the +6 oxidation state. Is that clear? Yes, sir. तो ये अनायन की बात की, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर वाला। Now in the +7 oxidation state the 7 electrons would be completely lost, मतलब the configuration which will be remaining will be 3d0, yes or no? सारे Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. निकल जाएंगे। एंड इन द +6 6 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा व्हाट विल बी द डी कॉन्फ़िगरेशन? 3D1. 3d1, 1 will be वेरी left. गुड, 3d1। अब 3d0 मतलब there are no unpaired electrons present. So if I ask you the magnetic property of the species, then the permanganate will be para या dia? Sir, no unpaired, so dia. वेरी गुड, तो ये डायामैग्नेटिक होगा और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो Para. Para. पैरा। एंड So इट्स when it will बोस be ferro, मैग्नेट्रॉन, नहीं, फेरो में देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी फेरो। okay. एंड व्हाट वाज द स्पिन ओनली फॉर्मूला? So square root of n into n+2. वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 मतलब 1 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, यानी इट विल बी इक्वल टू 1.73 बोस मैग्नेट्रॉन, 1.73 बोस मैग्नेट्रॉन। एंड फाइनली कलर। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो व्हाट शुड बी द कलर? कलर्ड और कलरलेस? Colorless. Colorless. But is permanganate actually colorless? Purple in color. Purple in color. There is a deep purple color for the permanganate compound. मतलब यहाँ पर unpaired electron नहीं होने के बावजूद भी it is found to be colored. अब इसके पीछे एक reason है which is not in detail for the theory. It's called charge transfer. I'll not go into the details, but ध्यान रखना theoretically इसमें unpaired electron नहीं है तो ये colorless होना चाहिए, लेकिन because of charge transfer concept it is found to be deep purple colored। और इसमें तो unpaired electron है तो ये तो definitely colored रहेगा, और जो manganate anion है that is green in color, manganate is green in color। So these are the basic details which you should be remembering। So do we need to like know the colors? Yes, Because sir, in digest question number 58, there's a question and their color has also been asked. But there are many elements there. देखो
मेनली जो कलर है और कलरलेस है वो ध्यान में रखना है कि कौन से कलर्ड होंगे। कलर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, कंपाउंड्स के कलर याद रखने हैं, लेकिन आयंस के कलर नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। मतलब बेसिकली स्कैंडियम का 3+ कलर्ड है कि कलरलेस है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। कौन सा कलर है, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दैट्स ओके। तो स्कैंडियम 3+ में 3d0 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इट विल बी Colorless. Colorless. कलरलेस। जिंक 2+ भी 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये भी कलरलेस है। फाइन। Yes, sir. Okay. So now, having understood this basic part, let's start with the preparation method. Now, preparation of the potassium permanganate could be done by two ways. One is chemical oxidation, another is electrolytic oxidation. एक है chemical oxidation और दूसरा है electrolytic oxidation. तो इसमें दो steps हैं. The first step is we use the raw material to prepare permanganate as MnO2, manganese dioxide. The MnO2 in the commercial form is called as pyrolusite ore. Pyrolusite. Let's note down this word. MnO2 is called pyrolusite. So pyrolusite, that is manganese dioxide in alkaline medium KOH, is added with oxidizing agent KClO3, which is potassium chlorate. Potassium chlorate. So here MnO2 oxidizes into K2MnO4, which is named as potassium So manganate. manganate. So MnO2 oxidizes into manganate. Now why I am saying oxidation? If I calculate Mn का oxidation state here, it's +4. And सामने already हम calculate कर चुके हैं, क्या है इसका? अरे अभी तो calculate करके बताया. +6. +6. So +4 से +6, the increase in oxidation state is nothing but oxidation. तो यहाँ पर I can say that pyrolusite in alkaline medium is oxidized by potassium chlorate into potassium manganate. Along with that, the byproducts are KCl and H2. अब potassium chlorate में chlorine जो है that is in the +5 oxidation state, and in the product side chlorine is -1. So decrease in the oxidation state is called Reduction. reduction. And the increase in the oxidation state is called Oxidation. oxidation. So this is how you understand the redox reactions. ये जितने भी reactions आप देखने वाले हैं ना, ये सारे redox reactions हैं. So books में कभी भी oxidation states mention नहीं किया रहता है, but with the oxidation state things are very easy to understand. Pyrolusite oxidize हो रहा है मैंगनेट में और KClO3 रिड्यूस हो रहा है इनटू KCl, और हाइड्रोक्साइड और H+ आयंस जो है वो कंबाइन होकर H2O देगा. दैट्स इट. तो पहले हमेशा रॉ रिएक्शन याद रखो. रॉ रिएक्शन मतलब अनबैलेंस्ड रिएक्शन. वंस यू अंडरस्टैंड द अनबैलेंस्ड रिएक्शन, उसके बाद बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है ध्यान देना. 11th स्टैंडर्ड में हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का स्टेप्स किया था. तो उसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते थे, और नेक्स्ट स्टेप में कितना इंक्रीज है और कितना डिक्रीज है वो आइडेंटिफाई करते थे. तो इफ आई आस्क यू द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट
is how much? What's the answer? So +2. +2. And decrease कितना है? -6. -6. Wonderful. 4 से 6 इंक्रीज 2 का है, 5 से -1 डिक्रीज 6 का है। अब रिडॉक्स में बैलेंसिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है? जितना इंक्रीज होगा उतना डिक्रीज होना चाहिए। So to balance the increase and the decrease, the increase is +2. I should multiply that species by 3 so that I will get +6. Now, is the +6 balanced with -6? Yes, sir. Yes. That's it. मतलब करना क्या है, mn वाले स्पीशीज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो इनटू 3। समझा? Yes, sir. ठीक है, तो ये सबसे पहला पार्ट है। और क्लोरीन जो है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमारे जो दो मेन स्पीशीज है, मैंगनीज और क्लोरीन, जिसमें चेंज हो रहा है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। करेक्ट? समझा ये? Yes, sir. Yes. Okay. अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यू शुड बी बैलेंसिंग द पोटेशियम एटम। तो पोटेशियम एटम्स के लिए अगर यहाँ पर देखोगे तो 3 × 2 6, यहाँ पर K जो है वो 1 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम आर 7। 7. तो 7 में से KClO3 में एक K अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो वी हैव Yes. बैलेंस्ड द पोटेशियम एटम। अब बचा क्या? So ऑक्सीजन oxygen. Oxygen. एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले अगर हाइड्रोजन को चेक करो तो 6 हाइड्रोजन लेफ्ट में है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आई शुड मल्टीप्लाई 3। बैलेंस हो गया हाइड्रोजन? यस Yes, sir. Yes, sir. अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। 3 × 2 6 +6 12 एंड +3 15। और राइट में देखो 3 × 4 12 +3 15। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। समझा? Yes, sir. तो दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग। तो यहाँ पर मगअप नहीं करना है आपको कोई भी बैलेंसिंग। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए एक नंबर आइडेंटिफाई करो, वो नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एंड आफ्टर दैट जस्ट बैलेंस द पोटेशियम मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? मेन एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद जनरली जो ट्रिक फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है, वो मेटल का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा, एंड देन ऑक्सीजन का होगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस प्रैक्टिस करना है, एंड कोई भी रिएक्शन मगअप नहीं करना है। प्लीज डोंट मगअप एनी रिएक्शन। ठीक है, अब मैं सारे रिएक्शंस को नहीं बताऊंगा, आप बाकी सारे रिएक्शन मैंने जो ट्रिक बताया है उसके थ्रू आप ट्राई करो बैलेंस करने का। विथ प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट स्टेप। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप में K2MnO4 जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है, दैट इज added with carbon dioxide and water. Now CO2 and water combinedly is actually nothing but carbonic acid. And what is carbonic acid? H2CO3। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? H2CO3। तो एटमॉस्फेयर में CO2 और H2O जो रहता है वो कंबाइन करके हमेशा कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत वीक एसिड होता है। तो बेसिकली हमने K2MnO4 को एसिडिक मीडियम दिया।
अब it is observed that in the acidic medium it converts into MnO2 and KMnO4 along with KHCO3, that is bicarbonate. तो ध्यान देना यहाँ पर हुआ क्या, जो पर मैंगनेट आयन है K2MnO4, उसका मैग्नीज +6 is now changed into +4 and +7. Now ऐसा रिएक्शन जिसमें the same species undergo oxidation as well as reduction Reduction. is called a special type of redox reaction, that is self redox, और इसको एक नाम देते हैं disproportionation reaction. Disproportionation reaction, a reaction in which the same element undergoes oxidation as well as reduction, is called disproportionation reaction. Understood? Yes, sir. ठीक है, इसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम आयोनिक फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं. इन द आयोनिक फॉर्म MnO4 2 नेगेटिव इन द एसिडिक मीडियम, जो कि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड के थ्रू प्रोवाइड किया है, is converted into MnO2 plus MnO4 minus and H2O. ठीक है. Yes, sir. अब देखो इसको बैलेंस करने का तरीका. ये वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका बैलेंसिंग बहुत इजी है. तो सबसे पहले आई ऑलरेडी नो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. MnO4 2 negative has +6, which is disproportionated to lower +4 and higher +7 oxidation state. Now tell me, how much is the increase? +1. +1. And how much is the decrease? +2. Decrease. +2 नहीं बोलने का. Mi- Decrease. 2. -2. -2. Decrease है -2. So what should I do to balance? Multiply +1 by 2. Divide by 2. +1 वाले स्पीशीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. +1 वाला स्पीशीज मतलब ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अब डिस्प्रपोर्शनेशन में यू हैव टू मल्टीप्लाई ओनली द स्पीशीज ऑन द राइट बाय 2, बिकॉज Mn वाला जो स्पीशीज है ना, ये 2 में स्प्लिट अप हो रहा है. तो एक स्पीशीज में 1 Mn है और दूसरे में 2 आया, तो टोटल Mn कितना हो गया? 3. 3. तो यहां पर आएगा 3. मतलब फंडा क्या है डिस्प्रपोर्शनेट का? 3 Mn था, 2 +7 में स्प्लिट हुआ और एक +4 में. समझा? Yes, sir. बस ये सिंपल है. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट था. ठीक है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट में इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी आर ऑन द लेफ्ट? 12. 12. 12. राइट में देखो कितना है. डोंट काउंट वाटर का ऑक्सीजन. इन दोनों में कितना 10. है? 2 + 8 10. 10. तो यहाँ 12 है और यहाँ पर 10 है, तो बचा कितना ऑक्सीजन टू बैलेंस? 2. 2. तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. और फिर हाइड्रोजन को अगर चेक करोगे तो 4 है, तो ये हो गया 4. Now this is your balanced reaction without a need to mug up. एंड रिडॉक्स में हम एक वेरिफिकेशन करते थे कि टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट एंड टोटल चार्ज ऑन द राइट शुड बी Equal. इक्वल. लेट्स चेक. यहाँ पर चार्ज होगा -6 और यहाँ पे +4, कितना हुआ? -2. -2. ये न्यूट्रल है 0, ये 2 × -1 -2 और ये भी न्यूट्रल है, तो मतलब टोटल -2 है. अगर चार्ज आपका दोनों तरफ बैलेंस है, मतलब वो 100% एक करेक्ट
balanced redox reaction है. That is a simple trick to verify. Is that understood? Yes, sir. So Yes, sir. that's it. This is chemical oxidation to prepare परमैंगनेट. अगर मैं एक सिंपल फ्लो बताऊं तो सबसे पहले हमने एक रॉ मटेरियल लिया MnO2, जिसको पहले कन्वर्ट किया इनटू K2MO. 2MnO4 और फिर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करके कन्वर्ट किया इनटू MnO4. KMnO4. और यहाँ पर जो KMnO4 बनेगा दैट विल बी डीप पर्पल crystals of permanganate obtained. So that's the overall reaction. Please practice them. Slide और करना है, 1 second. अब second method of preparing KMnO4 is electrolytic oxidation. अब ये भी सिलेबस में बहुत सिंपल तरीके से दिया है, तो इसका डिटेलिंग मैं थोड़ा कर देता हूँ so that you understand the funda behind it. So electrolytic oxidation में we use the aqueous K2MnO4 as the electrolyte, and the solution is electrolyzed between the ion electrodes. तो aqueous मतलब K2MnO4 और water solution में present है. Now electrolysis में सबसे पहले क्या होता है, we pass the electricity through the solution. The moment electricity is passed, the electrolyte would be broken down into Anions and cations. ions, cation and anion. Perfect. मतलब K2MnO4 will be broken down into 2K plus and MnO4 2 minus. 2 minus, and water will obviously break down into H plus and OH minus. Now the solution has K plus, H plus, MnO4 minus 2 and OH minus. ये चार ion solution में है. Now in the solution, whenever we have multiple cations and multiple anions, one of them will get electrolyzed. मतलब एक cation और एक anion electrolyze होगा, सारे नहीं होते हैं. ठीक है, तो K plus versus H plus में the H plus has the higher tendency to reduce. तो लास्ट ईयर के रेडॉक्स चैप्टर में एक पार्ट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का. ठीक है, और ये 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा कॉन्सेप्ट, वहां पर भी ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मल्टीपल कैटायंस और अनायंस रहता है तो one of them is going to get electrolyzed and that will be decided by electrode potential. तो K plus versus H plus में H plus reduce होता है और MnO4 minus 2 versus OH minus में MnO4 2 minus ऑक्सीडाइज होगा. तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक सिंपल फ्लो मैं हमेशा बताता हूं. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कैटायन और अनायन में टूट गया. अब कैटायन जो है इट विल मूव टुवर्ड्स व्हिच इलेक्ट्रोड, कैटायन भागेगा, अरे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक कैथोड और एक एनोड, तो कैटायन भागेगा Anode. नहीं. ये पता नहीं तुम लोग को कंफ्यूजन क्यों रहता है. कैटायन के हिसाब से कैथोड नाम दिया गया है, अनायन के हिसाब से एनोड नाम दिया गया है. cation will always migrate towards the cathode. Now what is cation का charge? cation का चार्ज क्या होता है? हेलो, Positive. तो कैथोड क्या होगा? टू अट्रैक्ट. Negative. That's why cathode is a negatively charged electrode.
फंडा है, कटायन भागेगा कैथोड की तरफ, कटायन पॉजिटिव है इसीलिए कैथोड नेगेटिव होता है। वैसे ही अनायन नेगेटिव है तो इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स Anode. an anode has to be, Positive. बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं। कटायन भागेगा कैथोड की तरफ, अनायन भागेगा एनोड की तरफ। कटायन पॉजिटिव इसलिए कैथोड नेगेटिव, अनायन नेगेटिव इसलिए एनोड पॉजिटिव। अब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है which is famously called cathodic reduction, to be remembered as central railway, CR, cathodic reduction. So now the reaction is simple. The cation H plus will undergo the reduction to convert into H2 gas. Balance करेंगे तो half H2. And anion भागेगा, everyone, anion भागेगा एनोड की तरफ, and anode is a Positively charged. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? Oxidation. ऑक्सीडेशन। एंड एज पर लियोगर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? Loss. लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो MnO4 2 माइनस विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो MnO4 now will have a negative charge, and this itself is nothing but the permanganate. Hence we have prepared the potassium permanganate using potassium manganate by electrolytic oxidation. Understood? Yes, sir. तो नेट रिएक्शन जो अब नोट्स में दिया है दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। नोट्स में देखो, मतलब टेक्स्ट बुक में, K2MnO4 in the aqueous medium undergone the oxidation to form KMnO4 and KOH. KOH कहाँ से मिलेगा? ये K प्लस और ये OH माइनस सोल्यूशन में बनाएगा KOH। क्लियर है? Yes, sir. That's it. This was the preparation method of potassium permanganate by two ways. One is chemical oxidation and other is electrolytic oxidation. Fine. Yes, sir. Okay. Now the next part is chemical properties of KMnO4. In the laboratory and in industries, KMnO4 is used as a very good oxidizing agent. And this compound KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic, neutral as well as alkaline medium. अलग अलग मीडियम में उसका जो ऑक्सीडाइज करने का पावर है वो अलग होता है। तो सबसे पहले ए पार्ट में हम देखेंगे इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम। नाउ इफ आई आस्क यू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो सामने वाले को क्या करता है? Oxidize. हाँ, और खुद Reduction. Reduce. करेक्ट। तो ये सिंपल तरीका था याद रखने का। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट सब्सटेंस which forces another substance to undergo, नाम से, undergo नाम से क्या? अरे बोलो। नाम से मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को नाम से ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद उल्टा Reduce. रिड्यूस होगा। तो इन एसिडिक मीडियम MnO4 नेगेटिव in the
acidic medium will change from +7 to +2. तो ये रिडक्शन हुआ ना, तो कितने का चेंज है? -5. -5. -5 का। पहला ये चीज याद रखना है बिफोर आई स्टार्ट विद द रिएक्शंस। अब देखो रिएक्शंस जो लिख रहा हूं ना, पहले मैं हमेशा रॉ रिएक्शन लिखूंगा, फिर बैलेंस करने का जो ट्रिक बताया वो यूज करेंगे। तो ध्यान देना, द फर्स्ट रिएक्शन you can just follow the notes. It is oxidation of iodide to iodine. Iodide to iodine. So the reaction to be written will be MnO4 negative oxidizes iodide ion into iodine and itself reduces into Mn. Itself reduces into Mn2+. Mn2 प्लस। तो ये ऑलरेडी मैंने कन्वर्जन आपको बताया है। दूसरा, आप स्टेटमेंट को देखो कि ऑक्सीडेशन आयोडाइड का आयोडीन में हो रहा है, इसलिए I- से I2, ये रॉ रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यू आइडेंटिफाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो फॉर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn+7 is changed to +2. How much is the decrease? हेलो, -5. -5 बोलते जाओ, ठीक है। एंड आयोडीन का -1 is changed to 0. How much is the increase? +1. +1. +1. Now if you see आयोडीन के यहाँ पर 2 एटम्स है, तो यहाँ पर भी 2 होंगे, तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ? टोटल -10. ना 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 ना, आयोडीन का खाली, So +2. सॉरी टोटल I didn't get डिक्रीज it. बोला मैंने, गलत। टोटल इंक्रीज कितना हुआ? +2. +2 का। समझा? तो एटम्स को भी आपको देखना है। यहाँ पर Mn एक ही एटम था दोनों तरफ, तो हमने -5 का डिक्रीज लिया। आयोडीन के 2 एटम्स है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हाउ डू आई बैलेंस दिस? So multiply 2 by 5 and 5 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर। सो 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब यहाँ पर आई विल मल्टीप्लाई So 2. 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ, एंड दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ओवरऑल क्या आएगा इधर? 10. 10, और यहाँ पर So 5. 5. 5। तो आप देख रहे हो कि हमने मेन एटम्स को बैलेंस कर दिया है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाउ मेनी ऑक्सीजन डू यू सी ऑन द लेफ्ट 8. 8. एंड राइट में? 0. None. नन। तो जितने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं दैट शुड बी बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो फॉर 8 ऑक्सीजन यू विल ऐड 4. 8 water. 8 पानी, क्योंकि पानी में एक ही ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन 2 होते हैं। 8 Yes, sir. H2O ऐड करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे, तो कितने हाइड्रोजन लेफ्ट में दिख रहे हैं? None. नन। और राइट में? 16. तो उतने H+ आयंस, एसिडिक मीडियम है ना, तो उतने H+ आयंस ऐड करो। तो यहाँ पर 16 H+ विल बी एडेड। समझा? Yes, sir. बहुत सिंपल तरीका है, और विद इन सेकेंड्स यू कैन बैलेंस। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए टाइम स्पेंड किया, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो दिस थिंग्स विल बी इजी। और ये करेक्ट है कि नहीं, इसको फाइंड करने के लिए चार्जेस को देखो। तो हियर -2 -10 + 16 इज इक्वल टू +4. +4, and on the right +4 0 0 is overall +4, hence the charge is balanced. So in textbook,
on the right hand side they've not given 5i2, so that's a mistake, right? हाँ, मिस्टेक है वो, करेक्शन करते जाओ। अब जो मैंने ये बैलेंसिंग का ट्रिक बताया ना, ये बाकी नेक्स्ट 3 रिएक्शन मैं खाली रॉ रिएक्शन लिखूंगा, आप बैलेंस करके नेक्स्ट टाइम के लिए कंप्लीट करके रखोगे, मतलब कल के लिए। प्लीज डू इट। समझा है तो बहुत आसान है ये करने के लिए। ओके अब नेक्स्ट में देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक। तो बताओ रॉ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रॉ रिएक्शन MnO4 MnO4 चार्ज के साथ बोलने का, बोलो। MnO4 1 minus, विल ऑक्सीडाइज so ferrous, so that Fe2 is plus, into so ferric ferric, that is Fe, 3 plus, and MnO4 minus itself reduces into MnO4 2 minus, जस्ट 2 Mn2 plus. प्लस। so 2 plus. ये देखो यहाँ पर दिया है मैंने, तो आपका ये वाला पार्ट तो Yeah. सेम ही रहेगा Mn का, खाली फेरस से फेरिक वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। अब देखो बहुत क्विकली मैं इसको बैलेंस करूंगा वापस। +7 से +2 और +2 से +3, तो इंक्रीज है +1 का, डिक्रीज है -5 का। 1 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऑन बोथ साइड्स 5 मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 4 है तो 4 पानी ऐड करेंगे, 4 पानी है तो 8 H+ ऐड करेंगे, खत्म। 5 सेकेंड लगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही चीज आपको करना है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड टू सल्फर। तो MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस, फॉर्म में दिया है, ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड इनटू, तो सल्फाइड की जगह सल्फर आ जाएगा और MnO4 माइनस विल चेंज टू Mn2 Mn2 plus. plus. Rest you can complete. Then the next is oxidation of oxalic acid. Oxalic acid is H2C2O4. Oxalic acid is H2C2O4. Here it will be oxidized into CO2 and water, and MnO4 minus will change to Mn2 plus. तो रॉ रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सैलिक एसिड में +3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में +4 होता है। समझा? Yes, sir. That's it. So these are the 4 reactions in acidic medium. समझा? अब दूसरा पार्ट। As I said, MnO4 can act as an oxidizing agent in acidic, neutral as well as alkaline medium. न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में उसका बिहेवियर सेम हो जाता है, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में। So first of all, in the neutral or alkaline medium, MnO4 minus in the +7 oxidation state is reduced into MnO2, manganese dioxide, which is +4. तो अब इन सारे रिएक्शंस में आपको MnO4 माइनस को रिड्यूस करके MnO2 में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज फिक्स हो गया, और बाकी जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो आपको स्टेटमेंट से समझेगा। फिर रॉ रिएक्शन लिखोगे और रॉ रिएक्शन से आप बैलेंस कर लोगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट रिएक्शन आप देखोगे तो आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम था तो आयोडाइड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा था? Iodine. आयोडीन। Iodine.
प्लीज मार्क दैट। एसिडिक मीडियम का फर्स्ट मार्क करो इम्पोर्टेंट, और बी पार्ट में फर्स्ट मार्क करो इम्पोर्टेंट, और इसका डिफरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आई विल राइट द रिएक्शन। परमैंगनेट in the neutral or alkaline medium oxidizes iodide to iodate, that is IO3 negative, इसको क्या बोलते हैं, iodate, एंड खुद रिड्यूस होकर यहाँ पे क्या लिखूं, So MnO2. तो ये हो गया रॉ रिएक्शन। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब इस रॉ रिएक्शन के लिए वापस बैलेंसिंग करने का ट्रिक सेम ही है। क्विकली टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। +6. +7. +7, और यहाँ पे +4. +4। This is already -1, and this will be x minus 6 equal to -1। कितना आ रहा है? So +5. +5, राइट? इतना समझ में आया? Yes, sir. Daksh, are you getting it? Yes, sir. So quickly tell me, how much is the increase? +2. +6. +6. And how much is the Plus decrease? 6. -3. -3. So how do you balance? Multiply 3 by 2. 3 वाले स्पीशीज को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 3 वाला स्पीशीज मतलब Mn वाला स्पीशीज, ऐसा बोलने का। 3 वाले स्पीशीज को मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा बोलो तो समझ में आएगा। तो Mn वाले स्पीशीज को आई विल मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन Both the sides. बोथ साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ। Iodine. नहीं, आयोडीन और मैंगनीज तो बैलेंस हो गया ना। Yes, sir. Oxygen. Oxygen. नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ काउंट करो। ऑन द लेफ्ट हाउ मेनी? So 12. 12। ऑन द राइट 9. कितनी कमी है? हाउ मेनी आर 3. डेफिशिएंट? 3. तो 3 पानी ऐड करो। 6. ठीक है, 6. और 6. नेक्स्ट स्टेप में H प्लस को ऐड करेंगे, दैट इज 3H plus. 3 नहीं 6, 6H. Oh. है ना? हाँ. नाउ दिस इज द स्टेप अप टिल एसिडिक मीडियम। बट हमारा मीडियम कैसा है? Alkaline. Alkaline. तो अल्कलाइन मीडियम में हम क्या करते हैं, जितने H प्लस होते हैं उतने OH माइनस को ऐड करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। मतलब एसिडिक मीडियम तक के स्टेप सेम होते हैं, खाली नेक्स्ट में करना क्या है, जितने H प्लस उतने OH माइनस ऑन बोथ साइड्स ऐड कर दो। फिर क्या दिखेगा कि H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर क्या बन जाता है? H2O. Water. तो यहाँ पर 6H2O लिख दो। अब 6H2O लेफ्ट में है और 3H2O राइट में है, तो ये 3H2O को माइनस करो इधर, आके नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली ये 3H2O यहाँ से गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा 3H2O। अब चेक बैलेंस रिएक्शन मिला कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स चेक द चार्जेस। क्या आ रहा है चार्ज? हाउ मच इज द चार्ज? बोलो। 5. 3 into -1 and -1 नहीं -4। चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, वेट, देयर इज सम Sir, मिस्टेक। 3 is also there. व्हाट 3? So we don't have to 3 count for water. into -1 is -3 and -1, -4 हुआ, और ये -1 और -6 -7 हो रहा है।
3 increases 6. it again. Plus 7 is decreased to plus 4, that is minus 3, and minus 1 is increased to plus 5, that will be plus 6. So 3 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, शिट, तुमने बोला भी नहीं, आई मल्टीप्लाइड बाय 3 ना, हेलो, Yes, sir. अरे तो 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. ये फुल प्रूफ मेथड है, ये कभी गलत नहीं होगा. मैंने गड़बड़ किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पर 7 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 1 वाटर ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 2H प्लस ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2OH माइनस दोनों तरफ ऐड करना है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है. फिर इन दोनों को मिलाकर हो गया 2H2O, और एक H2O यहाँ से गायब करके टोटल एक H2O लेफ्ट में रह जाएगा. अब चेक करो, -2 और -1, -3 का चार्ज है ऑन द -3. लेफ्ट, और ये भी -3 का चार्ज है ऑन द राइट. तो चार्ज बैलेंस नहीं होता है ना, मतलब रिएक्शन में गड़बड़ है. तो लास्ट मतलब प्रीवियस में मैं जो किया था उसमें गड़बड़ था, वो समझा कैसे, क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था. समझा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट में there is oxidation of thiosulfate into sulfate. Thiosulfate is S2O3 2 minus and sulfate is SO4 2 minus. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का +2 से +6 हो रहा है, और MnO4 माइनस का MnO2 में कन्वर्जन हो रहा है. सल्फर के 2 आइटम्स हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो मैंने स्टेप्स बताया है वो बैलेंसिंग स्टेप्स आप अप्लाई करोगे. ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कल तक करो. कुछ भी डाउट अगर रहेगा तो आई विल डू द बैलेंसिंग टुमारो. एंड नेक्स्ट में देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनस सॉल्ट इनटू MnO2. इस केस में क्या होता है कि परमैंगनेट मैंगनस को ऑक्सीडाइज करके MnO2 में कन्वर्ट करता है. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे ना, तो MnO4 माइनस भी MnO2 में कन्वर्ट हो रहा था, Mn2 प्लस भी MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो अगेन व्हाट इज दिस रिएक्शन, अ टाइप ऑफ, when the same element undergoes oxidation and reduction, it's called, hello, अरे Could you बताया repeat ना the मैंने. question, sir? When the same element undergo oxidation and reduction, what is that reaction called? Redox reaction. सेल्फ रिडॉक्स. रिडॉक्स तो Self-redox. सभी है, ये स्पेशल रिडॉक्स है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ रिडॉक्स. Self-redox. अब देखो +7 से +4 में गया और +2 से +4 में गया, एक जगह यहाँ पर डिक्रीज हुआ और एक जगह इंक्रीज हुआ. तो एक ही एलिमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Self-redox. और एक नाम दिया था, Disproportional. डिसप्रपोर्शनेशन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. गॉट इट? Yes, sir. So that's it. With this, we complete with potassium permanganate.
प्रिपरेशन के दो मेथड्स, ऑक्सीडेशन का दो पार्ट्स, दैट इज एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम. अब यूजेस. KMnO4 is used as an antiseptic for unsaturation test in laboratory. तो लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन्स में एक बेयर्स टेस्ट था फॉर द डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन. तो उसमें हम अल्कलाइन KMnO4 को यूज करते हैं, तो वो बेयर्स टेस्ट है. देन इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो टाइट्रेशन मेथड्स के थ्रू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट्स. Then for detecting halides in qualitative analysis, and it's used as a powerful oxidizing agent in laboratory and industry. तो ये सबसे ज़्यादा important use है पोटेशियम परमैंगनेट. Clear? Yes or no? Yes, sir. Fine. Yes, So sir. I'll stop here for today.